आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज संस्था, इन सब का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इस टॉपिक में कुल 100 के आसपास क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में खास करके बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से अधिकांश प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी कुछ अन्य बातें होगी उन सब के भी चर्चा किया जाएगा। हालांकि आपको विस्तार पूर्वक चर्चा इसी में क्वेश्चन के माध्यम से ही दे दिया गया है, वहीं से आपको बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ अन्य तथ्य बताने की आवश्यकता होगी उसे भी आप लोगों को बीच बीच में बताया जाएगा। इससे पहले हम लोग लुसेंट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और कुछ साइंस के टॉपिक भी कवर किए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग नंबर 9 में। संविधान के भाग 9 बना करके पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का प्रावधान किया गया और ये पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत में नहीं था, इसे बाद में भाग 9 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज संस्था की चर्चा भाग नंबर कितना है, तो भाग नंबर हो जाएगा 9। इसके अलावा पूछे कि अनुच्छेद कितना में पंचायती राज संस्था की चर्चा है, तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्था की चर्चा है। इसके अलावा अनुसूची की बात करें तो अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज संस्था की चर्चा है। तो तीनों बात याद रखेंगे, अनुच्छेद 243, भाग नंबर 9 और अनुसूची का है तो अनुसूची नंबर 11 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इससे पहले पंचायती राज संस्था का प्रावधान पूछा था, इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 के का, या कहीं पर आपको दे देगा भाग 9 के ए। नगरपालिका की बात करें तो भाग 9 के ए होगा, और जब पंचायती राज संस्था की बात करें तो उसके लिए भाग नंबर 9 संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। भाग 4 के आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज संस्था की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अभी हम लोग चर्चा किए हैं अनुच्छेद नंबर 40। भारत के संविधान में ये जो अनुच्छेद नंबर 40 है उसके अनुसार पंचायतों में पंचायती राज संस्था यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय स्वशासन के बात करें तो स्थानीय स्वशासन की चर्चा अनुच्छेद नंबर 40 में है और इसी स्थानीय स्वशासन के द्वारा ग्राम पंचायतों को गठन करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम निश्चित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। आपको बताया था कि पंचायती राज संस्था की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 243 हो जाएगा, अनुसूची कहे तो 11 हो जाएगा, भाग कहे तो 9 हो जाएगा। और ये जो पंचायती राज संस्था है यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है, और ये जो स्थानीय स्वशासन की बात है उसकी चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है?
पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि देश के पास जो पावर है वह पावर एक के पास न होकर के अनेक लोगों में बंट जाना। तो जब किसी देश के सत्ता का पूरा अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के अनेक व्यक्तियों के हाथ में होता है तो उसे हम बोलते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण। और आप पंचायती राज संस्था को देखेंगे तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, क्योंकि आप देखेंगे गांव लेवल पर मुखिया होते हैं, प्रखंड लेवल पर आप पंचायत समिति देखते होंगे और जिला परिषद पर जिला परिषद देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं सबके पास पावर के बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को यह प्रदान करता है। स्थानीय स्तर पर क्या होता है, तो स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो मुखिया जी होंगे, सरपंच महोदय होंगे, अब प्रखंड स्तर पर देखेंगे तो प्रमुख महोदय होंगे। ये सभी स्थानीय स्तर पर है जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रशासन के देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में, फिर से देखेंगे इसको, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। शुरुआत में जब पंचायती राज संस्था नहीं था तब गांव की जो जनता था वो डायरेक्ट राज्य सरकार या केंद्र सरकार डायरेक्ट जुड़ नहीं पाता था। अतः उस जनता को विकास की प्राप्ति हो नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही पंचायती राज संस्था के गठन का प्रावधान किया गया, वो सभी जनता अपने प्रधान से, यानी कि जो उनके मुख्य व्यक्ति है, जैसे कि मुखिया हो गए या उसी को कहीं कहीं पर सरपंच भी बोला जाता है, वो डायरेक्ट उनसे जुड़ गए और कहीं ना कहीं वो अपने प्रशासन में डायरेक्ट भागीदारी के योग्य बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे? एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायती राज संस्था से, पंचायती राज संस्था से है। और ये पंचायती राज संस्था भारत में 1959 में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू हुआ था। रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक का गठन 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह किया गया है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने का अर्थ होता है कि यदि किसी बात को संविधान में लिख दिया जा रहा है तो उसमें जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार उसको समाप्त कर सकता है। यानी जो मुखिया के पास, सरपंच के पास, प्रमुख के पास जो संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसको किसी भी स्थिति में राज्य सरकार या केंद्र सरकार समाप्त नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। इसमें टोटल 29 विषय हैं। जो पंचायती राज संस्था है उस पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें स्थानीय सरकार को कुल 29 विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये 29 विषय राज्य के द्वारा दिया नहीं गया है। बहुत ऐसे राज्य हैं जो 29 विषय दिए हैं, बहुत ऐसे राज्य जो 29 विषय नहीं दिए हैं। ये राज्य 29 विषय का जो प्रावधान वाला बात है वो राज्य के ऊपर डिपेंड है कि राज्य उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय की चर्चा है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह है 1/3 पद आरक्षित किया गया है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखेंगे। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी 1/3 आरक्षण दिया गया है। यह आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो 33.33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी आप देखेंगे क्षेत्र में 3 सीट आया हुआ है तो उस 3 सीट में 1 सीट महिलाओं के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। यह प्रावधान पंचायती राज संस्था में किया गया है। केवल पंचायती राज संस्था ही एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इसमें भारत के संविधान के अनुसार आरक्षण 1/3 है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण 1/2 यानी कि 50% आरक्षण दिया गया। ध्यान रखेंगे महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। 50% का मतलब है कि 2 सीट में से 1 जो सीट रहेगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। पंचायती राज संस्था जो शुरुआत हुआ था उसके द्वारा महिला सशक्तिकरण का काम बहुत जोर शोर से हुआ था, क्योंकि अब देखें कि भारत के जो अधिकांश आबादी है वो गांव में निवास करती है और इन ग्रामीण आबादी में महिलाएं का एक अच्छा खासा योगदान है। लेकिन इन महिलाओं का योगदान लोकतंत्र में न के बराबर था, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। अब जब से पंचायती राज संस्था का गठन का प्रावधान किया गया उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाएं समाज से बाहर आकर के कहीं ना कहीं वो एक समाज के नेतृत्व प्रदान कर रही है और ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो इसमें महिला के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसे महिलाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता करा कि नहीं है। इसमें कौन 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। इसमें ग्राम सभा की विशेषता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगा और उस ग्राम सभा में मुखिया, सरपंच, उप मुखिया उसके सदस्य होगा, यानी कि इस ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के 18 वर्ष, याद रखेंगे 18 वर्ष या उससे ऊपर के वे सभी लोग जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते। यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन ये बिल्कुल ये विशेषता है। एक ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है, चाहे मुखिया का चुनाव हो चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके का मतलब जनता डायरेक्ट मुखिया या सरपंच को वोट देता है। नेक्स्ट है इसमें पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल संविधान के अब देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 4 में कह रहा है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये विशेषता नहीं है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है, न कि 2/3।
तो आरक्षण देने का प्रावधान 1/3 है और बिहार में आरक्षण 50% मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता डायरेक्ट जा करके वोट देगा, और गुप्त मतदान का मतलब होता है कि वह जिसको वोट दे गया है, जो वोट वह दिए हैं, उस वोट को वह सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी उससे यह वोट के जो मतदान किया है उस मतदान के बारे में नहीं पूछ सकते। हाँ, उसकी अगर इच्छा होगा तो बता सकते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह गुप्त मतदान के मतलब गुप्त मतदान की विशेषता होता है। नेक्स्ट है भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट है पंचायतों के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के नए चुनाव कराने हेतु सही है। यानी कि जब पंचायत का विघटन करा दिया जाएगा तो कितने समय के बाद चुनाव कराने की व्यवस्था है। यह है 6 माह के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के सी, 6 माह के अंदर ही। याद रखेंगे, यदि पंचायत का विघटन कर दिया जाएगा, पंचायत का विघटन कर दिया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ठीक तुरंत बाद ही चुनाव किया जाए। 6 महीना के अंदर में चुनाव किया जाएगा। बाकी और जगह पर प्रावधान क्या है, जैसे कि लोकसभा में देखेंगे, विधानसभा में, तो जो भी विघटन वाला काम होगा उस विघटन के तुरंत बाद यानी कि तत्काल ही चुनाव कराने की व्यवस्था किया गया है। लेकिन इसमें तत्काल की बात नहीं किया गया है, इसमें 6 महीना के अंदर कभी भी चुनाव की व्यवस्था किया गया है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा में क्या है कि यदि विघटन कर दिया जाए तो उसको तत्काल चुनाव करवाने की व्यवस्था किया गया है। शुरुआत में जब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो विघटन किसी भी समय राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाता था और चुनाव के कराने की व्यवस्था भी ठीक नहीं था। लेकिन संवैधानिक दर्जा जब दिया गया तब यह प्रावधान किया गया कि नहीं, आपको 6 महीना के अंदर में चुनाव करवा ही लेना है। तो ये संवैधानिक विशेषता, संवैधानिक दर्जा देने से एक थोड़ा सा ये फायदा भी हुआ है कि पहले 6 महीना छोड़िए 2 साल 3 साल तक चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब 6 महीना के अंदर ही चुनाव करा लेने की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो 22 के राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। याद रखेंगे, राज्य के जो निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायती राज संस्था के चुनाव को करवाता है। बाकी आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब चुनाव जो चुनाव आयोग होता है, जो केंद्र के चुनाव आयोग होता है, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। यह रखा गया है 5 वर्ष तक के। तो आप देखेंगे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति के जो प्रमुख हो गए, जिला के जो अध्यक्ष हो गए, उन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक इनमें से सभी थे, यानी कि महात्मा गांधी, सिद्धराज ढक्का और राजीव गांधी, ये सभी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन में यदि आपको इसमें से महात्मा गांधी के लिए मिलेगा तो याद रखेंगे इसमें से सबसे प्रबल जो समर्थक व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी का नाम आता है। हालांकि अभी के आंसर के अनुसार इसका उपयुक्त डी मारिएगा, क्योंकि राजीव गांधी के समय में पंचायती राज संस्था को नेहरू जी के बाद से फिर स्थापित किया गया था। संवैधानिक दर्जा देने की जहाँ तक बात है, उसके शुरुआती प्रयास, याद रखें, शुरुआती प्रयास राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी पंचायती राज संस्था के शुरुआती यानी प्रबल समर्थक थे शुरुआती समय में, और कहीं न कहीं इनके ही विचार के मानते हुए पंचायती राज संस्था को गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
25 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे। फिर से सुनेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। इनका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में केवल पंचायती राज संस्था में ही महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और वह कितना है, तो वह 1/3 हिस्सा आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस देखेंगे तो इसी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो वही इसका आंसर हो जाएगा ए, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है कि राज्य सरकार के इच्छा के अनुसार होता है कि चुनाव किस समय कराया जाए। और पंचायती राज संस्था के चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज संस्था को 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया और ये कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया। राजस्थान के नागौर से किया गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो पंचायती राज प्रवर्तित सबसे पहले किया गया कहाँ? राजस्थान के नागौर में। फिर राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में भी 1959 में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिपीट खूब किया गया है। इसका राइट आंसर जाएगा 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया 1959 में और 1959 में राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। पहले राजस्थान में अपनाया गया, फिर उसके कुछ समय के बाद यानी उसी वर्ष में आंध्र प्रदेश में भी अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 34वां प्रश्न कर रहा है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ये राजस्थान के नागौर में किया गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ये जो बलवंत राय मेहता थे ये राजस्थान के थे और ये जो व्यक्ति थे इन्हीं के द्वारा पंचायती राज संस्था को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यानी पंचायती राज संस्था बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर ही लागू किया गया था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करने की बात बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन करा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए यह सिफारिश दिया था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा LM सिंघवी समिति, यानी कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये जो अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज संस्था को द्विस्तरीय बनाने की बात कहा था, जबकि बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्था को त्रिस्तरीय बनाने की बात कहे थे। यानी द्विस्तरीय की सिफारिश के बाद के तो अशोक मेहता समिति और पंचायती राज संस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये बताएं, त्रिस्तरीय का जब भी बात होगा तो वह हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति।
और द्विस्तरीय की बात करें तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा 40 नंबर, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता उसके सभापति था। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युग्म से एक अभिन्न अंग। फिर से देखेंगे, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। थर्ड कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। और चौथा कह रहा है, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। 15 अगस्त नहीं, जबकि 24 अप्रैल 1993 से यह क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? यह सुझाव दिया गया था 3 स्तरीय। 42 का आंसर हो जाएगा सी, 3 स्तरीय। एक ग्राम स्तर पर, दूसरा था प्रखंड स्तर पर और तीसरा था जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाने की बात कहा गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति बनाने की बात कहा गया और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की बात कहा गया था। नेक्स्ट कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचायत समिति। पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। 3 स्तरीय होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जिसे प्रखंड स्तर बोलते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। बात करें ग्राम पंचायत के, तो ग्राम पंचायत की स्थापना 7000 की जनसंख्या पर होगा। पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर है उसके स्थापना गठन 5000 की जनसंख्या पर किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर जो जिला परिषद गठन किया जाएगा उसके स्थापना 50000 की जनसंख्या पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था थी। यही बता दिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद है जिला स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर है, ग्राम पंचायत भी है, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर पर है। नगर परिषद नहीं है, नगर परिषद नगरीय इकाई में जाएगा, न कि पंचायती राज संस्था में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव कौन दिया था? तो 2 स्तर के सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, जबकि त्रिस्तरीय व्यवस्था के बाद बलवंत राय मेहता समिति कहे थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनावी चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। इनके द्वारा ही द्विस्तरीय समिति के बाद कहा गया था, द्विस्तरीय शासन की बात कहा गया था। नेक्स्ट है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो 49 के राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता समिति। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 में, जबकि अशोक मेहता समिति बना था 1977 में, और उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार था। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति को बनाया गया। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया?
तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया होगा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसने स्तरीय ढांचा की स्थापना की सलाह दी। यह 2 स्तरीय होगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी। तो अशोक मेहता जो समिति था वह मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात कहा था। ये ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है उसे बनाने के बाद ये नहीं कहे थे, याद रखिएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के निर्माण की बात नहीं किए थे, ये प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर निर्वाचन की बात किए थे। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। सबसे पहले इसका सबसे पहले हो जाएगा ये BR मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 ईस्वी में, याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति बनेगा 1957 ईस्वी में। तो सबसे पहले यही होगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन में पहले नंबर पर 3 है, तो जो भी पहले 3 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी याद है पहले वाला तो उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी में देखेंगे तो एक ही में सबसे पहले दिया हुआ 3 नंबर, तो इसका हो जाएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 में, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बना था 1977 ईस्वी में बना था। फिर लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति यानी कि LM सिंघवी समिति जो बना था ये बना था 1993 के समय, और ये बना था GVK राव समिति बना था, यह बना था 1986 के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957, उसके बाद हो जाएगा 1977, यह हुआ था 1986 और यह हो जाएगा 1992-93 के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट कह रहा है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 77 की बात कर रहा है तो 77 में कौन होगा, अशोक मेहता समिति होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन होते हैं। तो पंचायती राज संस्था का करें निम्नतम स्तर पर, तो निम्नतम स्तर पर कौन हो जाएगा, ग्राम सभा व पंचायत। ये निम्नतम स्तर पर होते हैं, लेकिन पंचायती राज संस्था के सबसे प्रमुख इकाई ग्राम सभा और पंचायत ही होता है, याद रखेंगे। सबसे प्रमुख इकाई यही होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर, देखिए दे दिया है, तो उच्चतम स्तर पर कौन होगा, तो उच्चतम स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत होगा। 58 के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उच्चतम स्तर की बात करें तो उच्चतम स्तर करा तो जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद होगा। लेकिन सबसे प्रमुख इकाई की बात करें, देखिए निम्नतम स्तर में ग्राम सभा होगा, ठीक है, उच्चतम स्तर पर यह होगा जिला परिषद। लेकिन सबसे अगर प्रधान इकाई की बात करें तो सबसे प्रधान यानी कि मुख्य इकाई की बात करें तो सबसे मुख्य इकाई ग्राम सभा और पंचायत को माना जाता है। ये लेवल देखिए अलग अलग होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो सबसे निम्न में होता है ग्राम पंचायत और सबसे उच्च होता है जिला परिषद। लेकिन सबसे प्रमुख इकाई ग्राम पंचायत को मानता है, सबसे प्रमुख इकाई की बात हो रहा है। नेक्स्ट है, पंचायत राज की आधारशिला है। तो पंचायत राज की आधारशिला की बात करें तो इसका राइट आंसर है ग्राम सभा। देखिए यहीं पर यही मुख्य क्वेश्चन है, आधारशिला यानी सबसे प्रमुख इकाई की बात हो रहा है तो वह कौन हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। तो पंचायत समिति की बात हो रहा है तो समिति के कौन होगा, यह हो जाएगा पंचायत समिति का के मुख्य निष्पादक होता है तो इसका हो जाएगा प्रधान। नाम में थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, हर जगह पर जो ग्राम पंचायत के मेन व्यक्ति होते हैं उसका नाम अलग मिलेगा। पंचायत समिति के भी जो प्रधान होता है उसके नाम आपको अलग अलग मिलेगा। तो या तो यहाँ पे प्रधान कहिए या इसका आप प्रमुख बोल सकते हैं। जैसे भारत में बिहार में देखेंगे तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको मुखिया जी बोलते हैं, राजस्थान में देखिएगा तो सरपंच बोलते हैं, और भी अन्य जगह पर उसको अन्य नाम से बुलाया जाता है। तो पंचायत समिति के प्रधान कौन होंगे, प्रमुख होंगे।
जो पंचायत होता है उस ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होंगे। और ग्राम कचहरी के जब बात होगा तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं वो सरपंच होते हैं। तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच, ग्राम पंचायत के बात करें तो मुखिया जी होंगे। और जब बात करें आपको तो ग्राम कचहरी के जब बात करें तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच जी हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी ग्राम कचहरी के सरपंच हो जाएगा। और पंचायत समिति के प्रमुख या प्रधान होता है। जिला परिषद के जो मेन होते हैं उसे जिला प्रमुख कहा जाता है। जबकि जो पंचायत समिति होते हैं उस पंचायत समिति में प्रधान के काम के हेल्प के लिए पंचायत समिति के जो प्रमुख साहब होते हैं उनके कार्य में सहायता के लिए प्रखंड या खंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम बोलते हैं BDO, इस BDO का क्या होता है गठन किया था। BDO यानी कि जो BDO है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनके नियुक्ति सरकार के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे जो BDO होता है उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होता है। और ये BDO पंचायत समिति के प्रधान यानी कि जो प्रमुख साहब होते हैं उनके कार्यों में यह सहायता करते हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो जिला परिषद का मुख्य कार्य होगा समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो 62 के राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट है पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है। पंचायती राज के देखिए बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन उसमें से एक प्रमुख समस्या की बात कर रहा है तो इसका प्रमुख समस्या होगा दलगत राजनीति। हालांकि बहुत सारा इसमें क्या होता है समस्या है। जैसे देखेंगे पंचायती राज की जो अधिकारी है मुखिया हो गए, उनके पास किसी प्रकार के समझिए कि उतना वित्तीय अधिकार नहीं होता है, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। और वहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे अशिक्षा का माहौल रहता है। तो हालांकि समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रमुख समस्या की बात हो रहा है तो दलगत राजनीति इसका मुख्य समस्या में एक माना जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय सांसद और विधायक किसका पदेन सदस्य होता है। तो यह होता है जिला परिषद के। जिला परिषद के देखेंगे तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं कार्यकारी अधिकारी। उसमें से स्थानीय सांसद और विधायक को रखा जाता है जो उसके पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। पदेन सदस्य के मतलब होता है वैसा सदस्य जो उस पद के लिए नहीं चुना गया है, किसी और पद के लिए चुना गया है, लेकिन उस पद को भी काम देख रहा है। जैसे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो चुनाते तो है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम करते हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो चुनाए तो है किसी और पद के लिए और काम करें किसी और पद के लिए। उसी को हम बोलते हैं पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसका निर्वाचन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। नेक्स्ट है खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। तो जो पंचायत समिति है वह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रशासनिक क्या है प्राधिकरण है और उसके सलाहकारी निकाय के रूप में BDO काम करता है, परामर्शदात्री समिति में BDO काम करता है। नेक्स्ट है सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति में पदेन सदस्य भी होता है, सहयोगी सदस्य भी होता है और सहयोजित सदस्य यानी कि उपयुक्त सभी होता है। BDO जो होता है वह सहयोग करने के लिए होते हैं जो, और कुछ बाहर लोग भी होता है जो पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित की सही वरीयता क्रम लिखना है। वरीयता क्रम क्या है। ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। क्रम यही है, सबसे मेन होगा ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद क्या होता है जिला परिषद। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट है पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेला पर जो कर लगता है वह वसूला जाता है। पंचायतों के पास वित्तीय क्षेत्र में कोई खास अधिकार नहीं होता है, ये अपने पूरे कार्य के लिए सरकार पे निर्भर रहता है या कोई बाहरी अनुदान पर निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में मेला लगता है उनसे थोड़ा बहुत ये कर के वसूली करते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका संबंध होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, जबकि बिहार सरकार 50% आरक्षण की बात करता है। तो याद रखेंगे, भारत के संविधान के द्वारा पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 1/3 दिया गया है, 1/3 दिया गया है। लेकिन 1/3 का मतलब हो गया 33%। लेकिन भारत सरकार पहला राज्य बना, बिहार पहला ऐसा राज्य बना जो महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। और बिहार के देखा देखी बहुत ऐसे राज्य हो गए हैं जो अपने यहाँ के पंचायती राज संस्था में भी 50% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व की बात बोल रहा है, तो सॉरी, यह सरकारी आदमी जो होता है पंचायत सेवक वह करता है। पंचायत जो सेवक होता है यह सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो जिला स्तर पर होगा, ग्राम स्तर पर होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, तहसील स्तर पर नहीं होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी वह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने के लिए अपनाई गई थी। विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्ति को एक के हाथ में न रह करके बहुत लोगों के हाथ में बांट देना। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, मेयर, इन सभी के बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वोट देने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, जबकि ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन ये सभी पंचायती राज के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत है। तो अधिकतम जो आय के स्रोत है ये सरकारी अनुदान है। इनके पास आय के स्रोत है ही नहीं, ये सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं और कहीं ना कहीं ये बाकी और भी अनुदान के ऊपर निर्भर होते हैं। इनके पास कर लगाने कोई खास अधिकार होता नहीं है, क्षेत्रीय निधि से मिलता नहीं है और संघीय राजस्व में इसका अंश नहीं होता है। तो एकमात्र इसका स्रोत है सरकारी अनुदान। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति की बात हो रहा है तो यह गठन होता है प्रखंड स्तर पर। जिला स्तर पर कौन होता है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति पर कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम लोग बोलते हैं BDO। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहिए या खंड विकास पदाधिकारी कहिए या BDO कहिए, ये पंचायत समिति के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली के प्राथमिक भाग है। ये प्राथमिक भाग कौन होगा? ये प्राथमिक भाग होगा पंचायत, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, प्रत्यक्ष द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। याद रखेंगे, जिला परिषद के भी जो सदस्य होते हैं वह सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, लेकिन उसके अध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु निर्भर होती है। यह सरकारी अनुदान पर क्या होती है? निर्भर होती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन है? तो ग्राम पंचायतों पर आय का स्रोत है जो मेला एवं बाजार पर जो कर लगता है उसी के द्वारा, बल्कि इन सब के ऊपर कर लगाने का अधिकार इसके पास नहीं है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। एक विकास खंड पर जो पंचायती समिति होता है वह एक प्रशासकीय
अधिकरण होता है, प्रशासकीय अधिकरण होता है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ये 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। तत्काल निर्वाचन होगा, यह नहीं लिखा हुआ है। 6 माह के अंदर किसी भी समय निर्वाचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बात है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम चेन्नई यानी कि मद्रास में स्थापित किया गया था और यह किया गया था 1688 में। याद रखेंगे। तो भारत का पहला नगर निगम 1688 में किया गया था, मद्रास यानी कि चेन्नई में किया गया था मद्रास नगर निगम के साथ। और पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम का स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? LM यानी कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की बात हो रहा है। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1957 के किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 57 में कौन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति था। नेक्स्ट है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसके अनुशंसा पर की गई? तो वर्तमान की बात करें तो भी होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह BBI प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन एक अंग्रेज के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उदाहरण है वह क्या है? तो वह हमारे यहाँ पर ग्राम सभा है, यानी 93 के जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा ग्राम सभा, क्योंकि इसमें जनता द्वारा अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उसको डायरेक्ट रूप से चुना जाता है और कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से उससे कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी? तो अशोक मेहता समिति थी, ये 2 स्तरीय बनाने के बाद बोले थे। बलवंत राय मेहता समिति थे, इसके ही अनुसार पंचायती राज संस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया। और लक्ष्मी मल सिंघवी जो समिति थे ये भी संबंधित है, क्योंकि इनके द्वारा ही पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। PVN राव समिति यानी कि PV जो नरसिम्हा राव समिति है, भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा जो समिति बनाया गया था वह वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, न कि पंचायती राज समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 के ए, कृषि आय पर यह कर नहीं लगाता है। कृषि आय पर यह कर नहीं लगाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब भी कहे उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होगा? जो भी कहे प्रतिनिधि, उन सभी प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया जी, सरपंच जी, उप मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 50 सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देखिए 98 में यह बात नहीं कहा गया है, क्योंकि 50% सीट नहीं बल्कि 1/3 यानी कि 33 जो सीट है वो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित के बाद कहा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात यह नहीं कहा है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। यह भी कथन गलत होगा, क्योंकि जो ग्राम सभा होते हैं उस ग्राम सभा में 18 या 18 वर्ष से वे सभी लोग जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल रहता है वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सभी लोग शामिल नहीं होते। 18 या 18 वर्ष से वह 18 या 18 वर्ष के ऊपर वह लोग जो जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है वही उसका सदस्य होता है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यह सही है, तो केवल 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, अंतिम क्वेश्चन का रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पर समिति का नाम दिया गया है, यहाँ पर नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 में। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं 1977 में बना था। लक्ष्मीमल सिंघवी यानी कि लक्ष्मीमल LM सिंघवी समिति की बात करें तो यह बना था 1986 में। और PA थुंगा समिति की बात करें तो यह बना था वर्ष 1988 ईस्वी में। इस तरीक़ा से हम लोग के पूरे क्वेश्चन के आंसर का व्याख्या हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी 99 क्वेश्चन था उस सभी बात को देखे हैं। बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।